तो नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दोस्त यदि क्लास 10th में हैं और आने वाला 2026 में आप क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं क्या देने जा रहे हैं, तो प्लीज आपके लिए ये वाला जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आपको ऑल सब्जेक्ट क्लास 10 से रिलेटेड जितने जो सब्जेक्ट हैं उनका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही होगा, साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर किया जाएगा। जिस तरह से एग्जाम में सिलेबस मतलब एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो भी चीजें पूछी जाती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एक चीजें धमाकेदार तरीके से करवाया जाएगा। तो आप शांति तरीके से एक एक लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसके बाद देखिए कितना बेनिफिट होता है आपको इन क्लासों से। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं चतुर्थ पाठ यानी जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है आपका, उसका चौथा पाठ होने वाला है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर में इस अध्याय में हम सभी देखेंगे कि हमारे भारत में प्राचीन काल में भी मध्य काल में भी जो महिला लेखिका है, जो स्त्री लेखिका है, वो बहुत ही फेमस हुई और बहुत सारे साहित्य उन्होंने लिखा और अपने नाम को मतलब कि पूरी दुनिया में फैलाया। तो चलिए देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि किन किन महिलाओं ने लेखन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नाम किया है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है पहले पाठ का परिचय। ये हम आपके पाठ्य पुस्तक जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ संस्कृत का, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको संस्कृत के रूप में है, मैं इसका हिंदी सिंपल हिंदी ट्रांसलेट करके अनुवाद करके आपको बतला रहा हूँ। जैसे देखिए चतुर्था पाठ है, चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य की लेखिका, इसमें जानना है आपको, पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है समाजस्य यानम पुरुषै नारीभिश्च चरति, यानी जो समाज का जो गाड़ी है, जो समाज रूपी वाहन है, वह पुरुष और नारी दोनों को साथ मिलाकर चलता है। तो चलिए, जब हम यहाँ पे हमने लिखा है मेरे दोस्त, तो इसी को समझ लेंगे तो एक चीज समझ में आ जाएगा। जो पाठ का परिचय है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, देखते हैं क्या है। देखिए लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ, यानी ये जो संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है, ये जो प्रस्तुत पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका है, इसमें नारी लेखिकाओं के योगदान के विषय में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, इसका अर्थ हुआ संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। तो संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में नारी लेखिकाओं के योगदान के विषय में वर्णन किया गया, यानी साहित्य के लेखन में जिस तरह से पुरुष का योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह से नारी भी संस्कृत के साहित्य को लिखने में अपना अथाह योगदान दी है। उन्हीं योगदानों का चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे, नारी के बारे में स्पेशली। आगे लिखा हुआ है नारी एवं पुरुष के आपसी सहयोग से समाज रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। देखिए, नारी और पुरुष दोनों जब बैलेंस बनाकर चलेंगे तभी इस समाज का जो गाड़ी है वह चल पाएगा, वरना कभी पॉसिबल नहीं है चलना। ये ऐसा बोला जाता है कि जो नर और नारी है, पुरुष और नारी है, वह एक साइकिल के दो पहिए के समान है। एक पहिया यानी एक चक्का में यदि साइकिल के चक्का पंक्चर हो जाता है तो वह नहीं चल पाता है, साइकिल सही से चल ही नहीं पाता है। ठीक उसी तरह से यदि समाज में पुरुष और स्त्री है, यदि स्त्री को कुछ हो जाए तो पुरुष का जीवन नहीं चल सकता है, और पुरुष को कुछ हो जाए तो स्त्री का जीवन नहीं चल सकता। उसी तरह चलेगा जैसे एक साइकिल के दो पहिए में, दो चक्के में यदि एक चक्का पंक्चर हो जाए तो साइकिल किस तरह से चलेगा, ठीक उसी प्रकार से जीवन चलता है। तो मेरे दोस्त, समाज में पुरुष और नारी दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए लिखा गया है नारी के बिना पुरुष अपूर्ण रहता है। ये तो मैंने अभी बताया है कि नारी अगर नहीं है तो पुरुष अपूर्ण है, पूरा नहीं है, वह समझिए अधूरा है। इसीलिए आपने शिव पार्वती के जो अर्ध नारीश्वर वाला जो रूप है उसको अवश्य देखे होंगे, जिसमें आधा पार्ट में शिव और आधा पार्ट में पार्वती। वो संकेत देता है कि एक समाज जो है सो पूर्ण तभी होता है जब आधा मनुष्य और आधा पुरुष और आधा स्त्री, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का समाज में समान रूप से बैलेंस बनकर समाज आगे बढ़ता है, तभी समाज का गाड़ी सही से चलता है, वरना फिर समाज का जो है सो बैलेंस गड़बड़ा जाता है, और जिसके कारण समाज उन्नति भी नहीं कर पाता है, और विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो चलिए यही सब बातें हैं। आगे देखिए लिखा गया है संस्कृत वांग्मय में एक से एक महान विदुषी हुई है जिन्होंने नारी जगत का सिर ऊंचा किया है।
संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत जगत में, संस्कृत के साहित्य में, मतलब समझिए तो एक से एक महान विदुषी, विदुषी कहने का मतलब है जो बहुत जानकार विद्वान, जो महिला विद्वान होती है उनको विदुषी कहा जाता है। तो बहुत महान महान मतलब विद्वान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने जो अपने अपने लेखनी से, अपने अपने मतलब कि जैसे कामों से पूरे नारी जगत का यानी नारी समाज का जो सिर है वो ऊंचा किया है, गौरवान्वित किया है, गौरव से भरा है। आगे देखिए लिखा गया है मेरे दोस्त, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में स्त्रियों का योगदान रहा है। मतलब प्राचीन समय से ही संस्कृत के साहित्य को रचने में, लिखने में स्त्रियों का यानी महिलाओं का, नारियों का योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने अपने अपने प्रयासों से, अपने अपने कार्यों से महिलाओं का भी नाम रोशन किया और साथ ही साथ संस्कृत में अपनी संस्कृत साहित्य में अपनी योगदान भी दी, भूमिका भी दी। आगे देखिए लिखा हुआ है, इन लेखिकाओं ने वैदिक युग से आधुनिक समय तक संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अहम भूमिका निभाई है। मतलब ये जो लेखिकाएं हैं, ये जो नारियां हैं, ये वैदिक समाज से, वैदिक ग्रंथ में भी आप देखेंगे, अभी मैं आपको बुक का जब सारांश लिखूंगा, पाठ का सारांश, इसके अंदर क्या क्या चीज है, तो उसमें मैं आपको बहुत सारी लेखिकाओं के बारे में, उसकी उनके नामों के बारे में, उनका जिक्र कहाँ हुआ, इन सभी बातों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में महिलाओं ने कितना योगदान दिया है हमारे प्राचीन भारत में संस्कृत साहित्य को लिखने में, रचने में और समाज को एक अच्छा रूप देने में। तो देखिए, तो वैदिक मतलब युग से लेकर आधुनिक समय में आज भी पंडिता क्षमा राव जैसे मतलब कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो कि पूरे भारत में फेमस है। भाई बहुत सारी लेखिकाएं हैं, मैं चर्चा करूंगा तो आपको उस समय एक एक चीज अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, संस्कृत साहित्य के संवर्धन मतलब आगे बढ़ाने में क्या है, उन्होंने अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखिए, इस पाठ में उन्हीं प्रसिद्ध लेखिकाओं के महत्व में योगदान का वर्णन है। इस पाठ में मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका वाला पाठ में उन्हीं प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में, लेखिकाओं के बारे में, जिन औरतों ने, जिन महिलाओं ने, औरत तो गलत शब्द है, लेकिन जिन महिलाओं ने, जिन नारियों ने अपने अपने योगदान दिए हैं लेखनी में, संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में, उनका वर्णन है किस में, इस पाठ में। तो चलिए हम लोग पाठ का सारांश देखते हैं वास्तव में क्या क्या है। तो अब एक सेकंड पॉज करते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पाठ का सारांश हम पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही आसान है। आपको एक एक बातें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कर ले जाएंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव आप छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मतलब पाठ का सारांश, संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया। मतलब जो संस्कृत का साहित्य है वह अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा, कवि जो कविताएं रचता है, जो पद्य की रचना करता है, शास्त्रकार में जो शास्त्रों की रचना करता है, ग्रंथों की रचना करता है, तो उनके द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। किसको समृद्ध किया गया है भाई, संस्कृत साहित्य को। ठीक, आगे देखिए लिखा गया, वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों के रचने एवं रक्षा करने में पुरुष के समान स्त्रियां भी सहयोगिनी रही है। जब से वैदिक काल का आरंभ हुआ, शुरुआत हुआ, जिसमें आप देखेंगे वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदांगों की रचना हुई, वेदांग 6 होते हैं, सब आगे पढ़ेंगे, शिक्षा, कल्प, निरूप, व्याकरण, ये सब जो भी चीजें होती है सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इन सभी की रचना हुई, आरण्यकों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद पिछले पहले पाठ में आपने पढ़ा था, मुंडकोपनिषद, श्वेता स्वतरोपनिषद, फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, बहुत सारे उपनिषद है, बृहदारण्यकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, उपनिषदों की कमी नहीं, 108 उपनिषद है। तो इन सभी एक तरह से देखे जाए तो शास्त्रों, ग्रंथों, वेदों की रचनाओं में पुरुषों के साथ साथ लिखा हुआ है कि शास्त्रों तथा काव्यों को मतलब उसकी रचना करने में तथा उसकी रक्षा करने में भी, यानी उसको बचाए रखने में पुरुष के साथ साथ यानी उसके समान स्त्रियां भी उसमें सहयोग करती गई। किस में, वेदों की रचना में, वेदांगों की रचना में, उपनिषदों की रचना में, आरण्यकों की रचना में, ब्राह्मणों की रचना में, इन सभी रचनाओं में पुरुषों के साथ साथ
महिलाएं भी सहयोग दी थी। आगे देखिए, वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। मतलब वैदिक काल हमने बताया जब वेदों की रचना हुई थी, उपनिषदों ब्राह्मणों की रचना हो रही थी, तो उस काल में ऋषि तो मतलब कि साहित्य रच ही रहे थे, लिख ही रहे थे, उनकी पत्नी भी उनका सहयोग दे रही थी और वो भी साथ साथ रचना कर रही थी। आगे लिखा हुआ है, ऋग वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लिखित हैं। जैसे कौन कौन? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी आदि। मतलब देखिए, ऋग वेद में कितनी महिलाओं की चर्चा हुई है? 24। और अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों की चर्चा हुई है, कितनी नारियों की चर्चा हुई है? 5। कौन कौन? नाम देखिए है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। ये 5 ऋषि पत्नियां हैं जिन्होंने अथर्ववेद में अपना योगदान दी है। आगे देखिए, लिखा हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में। मैंने बताया भी है कि उपनिषद बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक बृहदारण्यक उपनिषद है। तो इसमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांत निरूपित किया, जिसमें याज्ञवल्क्य के आत्मज्ञान की शिक्षा मिलती है। देखिए मेरे दोस्त, जो याज्ञवल्क्य थे बहुत ही महान ऋषि थे, तो उनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मैत्रेयी। तो इन्होंने मतलब कि जैसे दार्शनिक सिद्धांतों की रचना की हुई है, किस में? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। दार्शनिक सिद्धांत कहने का मतलब है कि हम क्यों इस पृथ्वी पे आए, इस धरती पे हमारा जन्म किस मकसद के लिए हुआ, हम यहाँ से जाने के बाद मतलब मरने के बाद कहाँ जाते हैं, वास्तव में आत्मा मरता है कि न मरता है, शरीर का क्या होता है, इन सभी बातों को जहाँ पे समझा जाता है, इसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है, इसके बारे में हम विवरण प्राप्त करते हैं, वो सब दार्शनिक सिद्धांत में करते हैं। तो उसी में ये सभी बातें ज्यादातर उपनिषद में मिलेंगे। तो उसी में एक बृहदारण्यक उपनिषद है, तो उसमें ये याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। तो मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांतों को उसी में निरूपित किया था, बृहदारण्यक उपनिषद में, जिसमें किसके बारे में बताया था? तो जो उनके पति याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने जो आत्मज्ञान यानी खुद को जानने का जो नॉलेज प्राप्त किए थे, सेल्फ नॉलेज यानी खुद के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो उसके बारे में उसमें बताया है। कौन? उनकी पत्नी। कौन? मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। ये सभी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भाई, मैं इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पूछेगा कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं या नारियों की या साहित्य लेखिकाओं की चर्चा हुई है? तो 24। अथर्ववेद में 5। कौन कौन? तो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो भाई मेरे जितना मैं पढ़ा दूंगा ना, उससे एक भी चीजें बाहर की आएंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे देखिए, लिखा हुआ है जनक की राजसभा में शास्त्रार्थ में पारंगत गार्गी जैसी वक्त्री थी। मतलब जो जनक, हम लोग जनक का नाम सुनते हैं, राजा जनक, तो उनकी राजसभा में यानी जैसे हम लोग रामायण में सुनते थे राम राज्य था तो उनमें मंत्रीगण होते थे, ये सभी लोग होते थे, यानी राजा की सभा होती थी राजसभा। तो उस जनक की राजसभा में शास्त्रार्थ में पारंगत यानी शास्त्र में यदि उनसे कोई टक्कर ले तो उसमें भी पारंगत यानी प्रवीण, तेज, मतलब दूसरे को हराने वाला, पूरी तरह से मतलब एक तरह से निपुण एक स्त्री थी, एक मतलब महिला थी जिनका नाम था गार्गी। वो बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए तो विद्वान, विदुषी, वक्त्री थी। वक्त्री मतलब बोलने वाला। जैसे हम लोग जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है, मान लीजिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता है, या कोई जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता है, इस तरह से आदि आदि, कोई आपका प्रवक्ता है, इस तरह से। आगे देखिए, लिखा हुआ है महाभारत में भी वेदांत का ज्ञान रखने वाली अनेक स्त्रियों का वर्णन किया गया है। जो महाभारत है, जो कि एक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, महान ग्रंथ के रूप में, तो उसमें भी वेदांत मतलब वेदों के अंत में जो मतलब ज्ञान मिले तो उसको वेदांत कहा जाता है। तो उसके बारे में ज्ञान रखने वाली, जानकारी रखने वाली अनेक स्त्रियों की चर्चा हुई है। किसमें? महाभारत में। आगे देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवयित्रियों का 150 पद स्पष्ट रूप से इधर उधर पाए जाते हैं।
लौकिक संस्कृत साहित्य मतलब जो लोक प्रचलित था, जैसे कालिदास ये लौकिक साहित्य लिखते थे। फिर मतलब कि बहुत सारे हैं, कालिदास हो गए, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो और जैसे और मेरे दोस्त शूद्रक हो गए, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कालिदास, शूद्रक, फिर उसके बाद दंडी, दंडी नाम है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है। तो ये सभी लोग जिस तरह से पुरुष हैं लेखक में, तो उसी तरह जो कि लौकिक साहित्य की रचना किए थे, उसी तरह से बहुत सारी मतलब स्त्रियां भी लौकिक साहित्य में मतलब एक तरह से देखा जाए तो गौरव में हासिल कर चुकी थी। उनमें से 40 कवयित्रियों का इधर उधर नाम मिलता है 150 पद्य में। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 श्लोक को एक पद्य बोला जाता है, देखेंगे तो उसी तरह से मतलब 150 पद्यों में इधर उधर कहीं कहीं 40 कवयित्रियों की रचनाएं मिली है, उनका नाम मिला है, यानी उनके नामों का जिक्र किया गया है। आगे देखिए, जिनमें विजयांगिका का प्रथम कल्प विद्यमान है, जिनमें सबसे फेमस रूप में विजयांगिका प्रसिद्ध है, उनका प्रथम कल्प उन्होंने देखिए मतलब कि जैसे उनके बारे में कोई कवि क्या कहे हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक में श्लोक के रूप में वर्णित है। मैं उसको मतलब यहाँ पे पढ़ूंगा, उसके बाद उसका अर्थ स्पष्ट करूंगा, ठीक। तो और वह श्याम वर्ण की थी, विजयांगिका को श्याम वर्ण का कहा गया है, जो इस पद्य से स्पष्ट रूप में पता चलता है। कौन सा पद्य तो मैं अभी आपको पुस्तक से पढ़कर बतलाता हूँ, उसका अर्थ भी समझाऊंगा। तो रुक जाइए फ्रेंड्स, 1 सेकंड वीडियो को पॉज करता हूँ। हाँ तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, वो श्लोक क्या है और उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। देखिए वो श्लोक है, अभी बताए थे विजयांगिका के बारे में, तो उसका श्लोक है, देखिए, नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांगिकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। देखिए बहुत ही सिंपल अर्थ है, मैंने अर्थ को यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये जो श्लोक बोल रहे हैं, ये दंडी बोल रहे हैं। इनमें दंडी एक राइटर का नाम है, एक लेखक है, एक कवि है, बहुत ही फेमस कवि है दंडी। दंडी अपने पद के लालित्य यानी एक तरह से मिठास के लिए बहुत फेमस है। तो उन्होंने देखिए क्या कहा है, पहले इसको देखिए समझते हैं। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से, यानी जो श्लोक है नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांगिका, ये वाला श्लोक के माध्यम से, तो ये जो श्लोक है इसके माध्यम से कवयित्री विजयांगिका की विशेषता पर प्रकाश डाला गया। यानी जो विजयांगिका थी उनमें क्या क्या गुण था, क्या क्या खूबियां थी, उसके बारे में ये श्लोक कहता है। क्या कहता है कि वह श्याम वर्ण की थी। आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि विजयांगिका को क्या कहा गया, तो श्याम वर्ण, वह श्याम वर्ण की थी। कवयित्रियों में वह प्रथम मानी जाती है, यानी जो महिला लेखिकाएं हैं, जो स्त्री लेखिकाएं हैं, नारी लेखिकाएं हैं, उनमें ये प्रथम मानी जाती है इस श्लोक के माध्यम से। साहित्यकार यानी जो साहित्य को लिखने वाला है, जो श्लोक को लिखने वाला का मानना है कि जब विजयांगिका का रंग श्याम वर्ण था तो उसे दंडी ने सर्व शुक्ला ही कहा है। तात्पर्य यह कि निर्मल बुद्धि ही श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकती है। विजयांगिका का श्याम रंग था, न कि उसके काव्य का रंग श्याम था। देखिए कितना सुंदर बात है। साहित्यकार का मानना है कि जब विजयांगिका का रंग श्याम वर्ण था तो उसे दंडी ने सर्व शुक्ला ही कहा है। तात्पर्य यह कि निर्मल बुद्धि ही श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकती है। ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे दंडी पे एक आक्षेप लगा रहे हैं साहित्य करने वाले, ये जो साहित्य लिखने वाले हैं, तो ये दंडी पे एक आलोचना लगा रहे हैं कि दंडी ने कहा था कि जो विजयांगिका थी वो श्याम वर्ण की थी। तो साहित्यकार का कहना है कि क्या जो श्याम वर्ण यानी सांवले रंग का होता है, क्या उसकी बुद्धि नहीं होती है? अरे उसकी भी निर्मल बुद्धि होती है, वो भी श्रेष्ठ काव्यों की रचना कर सकता है। लेकिन यहाँ पे विजयांगिका को क्या बोला गया है कि विजयांगिका का रंग श्याम था, न कि उसके काव्य का रंग श्याम था। मतलब कि जैसे साहित्य लिखने वाले दंडी को बोल रहे हैं कि भाई विजयांगिका का, दंडी को बोल रहे हैं कि विजयांगिका जो थी, जो नारी लेखिका थी, उनका कलर मतलब कि जो है सो श्यामला था, श्याम था, न कि उनके जो मतलब लेखनी था उसका कलर श्याम था। ये दंडी पे आरोप लगा रहे हैं।
आगे देखिए, दंडी ने उसके काव्य के बारे में कहा है, न कि कवयित्री के बारे में। और दंडी जो है ये श्याम, मतलब कि जो ये बोले हैं ना, अभी हमने बताया है कि श्याम वर्ड, तो ये कवि उनके रचना के बारे में बोला है, लेखन के बारे में बोला है विजयंगका के। लेकिन साहित्यकार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, विजयंगका श्याम वर्ण की थी, उनका लेखन बिल्कुल निर्मल बुद्धि के जैसा ज्ञान देने वाला था। तो वो बातें यहाँ पे कहा गया है। अब चलिए आगे देखिए, उनका यानी विजयंगका का समय, अब उनका समय यानी कब वो, मतलब कि उनका काल था, जीवित थे, तो उनका समय ऐसा माना जाता है 8वीं शताब्दी, अनुमान किया जाता है, कंफर्म नहीं है, 8वीं शताब्दी। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयंगका थी। बहुत ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि जो चालुक्य वंश था तो उसमें एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रादित्य, तो उनकी रानी का नाम विजय भट्टारिका था। तो ऐसा माना जाता है कि विजय भट्टारिका ही हो सकता है, विजयंगका ना हो, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, कंफर्म नहीं है। आगे कुछ और, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया से आती हैं, जिनमें शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, ये सभी लेखिकाएं अच्छे अच्छे काव्य लिखे, तो इनकी कविताएं भी फेमस है। तो ये सभी लेखिकाएं जो स्त्री होते हुए भी इतनी ज्यादा ऊंचाइयों को पाई, ये उनके लिए कम सम्मान की बात नहीं है, और पूरे महिला समाज के लिए गौरव की बात है। आगे देखिए, विजयनगर के राजा आप लोग सुने होंगे, आप यदि क्लास 8 में पढ़े होंगे तो उसमें इंग्लिश में आप पढ़े होंगे या जानते भी होंगे कि विजयनगर में एक बहुत ही फेमस राजा हुए, और उनमें एक बहुत ही फेमस मंत्री भी हुआ, जिनमें राजा का नाम था क्या, बोलिए, राजा कृष्ण देव राय, और मंत्री तेनाली रामन, ये मंत्री थे अकबर बीरबल जैसे। तो देखिए, विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उत्थान के लिए, जगाने के लिए, जीवित रखने के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। मतलब भाई इतने ज्यादा उन्होंने प्रयास किए संस्कृत भाषा को बचाने के लिए, जितना अभी तक कोई नहीं किया है अपने राज्य काल में। आगे देखिए, उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकर हुए, मतलब उनके दरबारों में ना संस्कृत के कुशल, जो बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत जानते थे, उनके मतलब समझिए तो समूह की कमी नहीं थी उनके दरबार में। आगे 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी, आपसे पूछा जाएगा कि कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घट के आश्रय में रचना की। तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, 14वीं शताब्दी में कंपन राय थे, तो उनकी रानी थी गंगा देवी, तो उन्होंने मधुरा विजय नामक एक क्या लिखा, महाकाव्य लिखा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मधुरा विजय किसकी रचना है, तो गंगा देवी की। गंगा देवी कौन थी, कंपन राय की रानी थी। तो उन्होंने अपने स्वामी विजय घट, स्वामी मतलब हम लोग ना बोलते हैं गुरु, एक तरह से बोल सकते हैं, तो उनके आश्रय में, उनके मतलब कि मार्गदर्शन में इस मतलब महाकाव्य जिसका नाम है मधुरा विजय, उसकी रचना की। उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ, और उसमें अलंकार तो आप लोग जानते हैं, जैसे उपमा अलंकार, हम लोग तुलना करते हैं अलंकारों में। उपमा अलंकार की बात करें तो तुलना, कि तुम क्या, जैसे लेडीज लोग को क्या बोला जाता है कि तुम तो मतलब कि चांद की तरह सुंदर हो, यानी तुम्हारी सुंदरता की तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा से। तो ये सभी चीजें अलंकार में आता है। तो ऐसी ऐसी सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है कौन, गंगा देवी, अपने काव्य मधुरा विजय में। आगे देखते हैं फिर क्या क्या है, वो सभी चीजें जानेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, उनके ही राज्य में, उनके राज्य में मतलब किनके राज्य में, तो विजयनगर साम्राज्य में जो उनका राज्य चल रहा था, तो उन्हीं के राज्य में 16वीं शताब्दी में, कब की बात है, 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की रानी, अभी हमने बताया कंपन राय की रानी गंगा देवी, जिन्होंने मधुरा विजयम लिखी, महाकाव्य लिखी। तो ये अच्युत राय की रानी थी, जिनका नाम था तिरुम्बलाम्बा। ये भी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अच्युत राय की पत्नी का नाम या रानी का नाम क्या था, तिरुम्बलाम्बा।
तो इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। बहुत सारे काव्य होते हैं, चंपू काव्य होते हैं, फिर उसके बाद महाकाव्य होते हैं, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे काव्य होते हैं, मिश्र काव्य होते हैं। भाई काव्य की कमी नहीं है। फिर उसके बाद आप सुने होंगे जैसे ऋतु काव्य होते हैं, बहुत सारे काव्य होते हैं। आगे देखिए, तो इन्होंने चंपू काव्य की रचना की थी। उसमें संस्कृत पद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। मतलब उस काव्य में संस्कृत की जो पद्य की जो छटा देखने को मिलती है, वाह क्या सुंदर। छटा कहने का मतलब है कि संस्कृत को अच्छे तरीके से उसमें लिखा गया है और सुंदर सुंदर पदों का विन्यास किया गया है और रमणीय है। मतलब पढ़ने में, जैसे देखिएगा कोई कविता को हिंदी में ही आप पढ़ते हैं तो पढ़ने में अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कौन कौन जैसे कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिर उसके बाद मतलब कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस तरह से कैसे लिखा गया, तो उस तरह से अच्छे अच्छे संस्कृत में विन्यासों का प्रयोग किया गया। आगे लिखा गया, संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। यानी समास का सबसे ज्यादा प्रयोग अगर जो कोई महिला लेखिका की है तो वो कौन की है, तो ये अभी हमने बताया, इनका नाम तिरुमलांबा है, जो कि अच्युत राय की रानी है। आगे देखिए, इस समय मतलब आधुनिक समय में अभी में संस्कृत लेखिकाओं में क्षमा राव नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध है। मतलब अभी के समय में संस्कृत अगर जो लिखने वाली लेखिकाओं में यदि नाम फेमस की बात बोली जाए तो क्षमा राव का नाम बहुत ही फेमस है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरितम की रचना की। इन्होंने अपने पिता, जिनका नाम था पंडित शंकर पांडुरंग, ये आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, आधुनिक हिस्ट्री में नहीं पढ़े होंगे तो अच्छे से पढ़िएगा तो मालूम चलेगा। तो इनकी महान विद्वता, किनकी, अपने पिता की महान विद्वता जीवन के मतलब ऊपर इन्होंने शंकर चरितम लिखा है। कौन, पंडिता क्षमा राव। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना की। मतलब ये जो पंडिता क्षमा राव थी, ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उनके मतलब दर्शन को, उनके ज्ञान को समझकर, उनके सत्य के आग्रह को जानकर, तो उन्होंने मतलब सत्याग्रह गीता लिखी, मीरा लहरी लिखी, कथा मुक्तावली लिखी, विचित्र परिषद लिखी, ग्राम ज्योति लिखी। ये सभी रचनाएं किनकी है, पंडिता क्षमा राव की। ये सभी गद्य और पद्य दोनों रचनाएं हैं। गद्य मतलब कहानी टाइप का और पद्य मतलब कविता टाइप का। ठीक, आगे देखिए, संप्रति मतलब आजकल लेखन कार्य में, मतलब कि लिखने में, जैसे संस्कृत के लेखन कार्य में संलग्न यानी लगी हुई कवयित्रियों में, यानी महिला लेखिकाओं में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, फिर उसके बाद भावालकार, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण करते हैं। यानी आधुनिक समय में, अभी के समय में आजकल पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भावालकार, फिर मिथिलेश कुमारी मिश्र, इन सभी लेखिकाओं का नाम अभी के रूप में, अभी के डेट में बहुत ही फेमस है। तो इस तरह से आपका ये चतुर्थ पार्ट यानी चौथा पार्ट का कंप्लीट एक तरह से देखा जाए तो सारांश सहित, अर्थ सहित सभी चीजें हो गई। अब एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से अगर छूट जाए तब कहना। तो चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।